नमस्कार। कभी सोचा है कि एक साधारण सा पत्थर या कोई पौधा किसी देश की किस्मत कैसे बदल सकता है? आज हम विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग की उसी जादुई दुनिया को समझने वाले हैं जहां कच्चा माल दौलत में बदल जाता है। चलिए, इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी से करते हैं। सोचिए, दिवाली का समय है और हरीश अपने परिवार के साथ शॉपिंग कर रहा है। बाजार में चारों तरफ चीजें ही चीजें हैं, जूते, कपड़े, बर्तन और भी बहुत कुछ। और बस यहीं हरीश के दिमाग में एक सवाल आता है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में भी कभी न कभी आया ही होगा। आखिर ये सब कुछ इतनी बड़ी तादाद में बनता कैसे है? यही सवाल आज हमारे विश्लेषण के सेंटर में है। तो चलिए, बाजार की चकाचौंध से निकलकर सीधा उस दुनिया में चलते हैं जहां ये सारी चीजें अपना रूप लेती हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया का एक नाम है विनिर्माण। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, कच्चे माल को लेना, उसे किसी प्रक्रिया से गुजारना और उसे एक ज्यादा कीमती चीज में बदल देना, जैसे गन्ने से चीनी बनाना या फिर लकड़ी से कागज। ये प्रक्रिया कितनी सरल और साथ ही कितनी शक्तिशाली है, यहाँ साफ साफ दिखता है। देखिए, हम एक बिल्कुल बुनियादी चीज लेते हैं, मान लीजिए गन्ना या लौह अयस्क। उसे एक फैक्ट्री में प्रोसेस करते हैं और नतीजा एक कहीं ज्यादा कीमती प्रोडक्ट, चीनी या स्टील। ये साधारण से खास बनने का सफर ही तो विनिर्माण का असली सार है। लेकिन रुकिए, विनिर्माण सिर्फ चीजें बनाने तक ही सीमित नहीं है। ये तो किसी भी देश के विकास की नींव है, उसकी अर्थव्यवस्था की, समझिए, रीढ़ की हड्डी है। ये एक बहुत सीधी और गहरी बात है। किसी भी देश की आर्थिक ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी फैक्ट्रियां कितनी मजबूत हैं। ये एक सीधा कनेक्शन है, जितना ज्यादा विनिर्माण उतनी ज्यादा मजबूती। तो सवाल ये है कि विनिर्माण देश को मजबूत बनाता कैसे है? इसके 4 मुख्य तरीके हैं। पहला, ये खेतों को आधुनिक बनाकर किसानों की मदद करता है। दूसरा, ये रोजगार पैदा करके गरीबी मिटाने में मदद करता है। तीसरा, ये सामान बेचकर देश के लिए विदेशी पैसा कमाता है। और चौथा, इन सब के जरिए ये पूरे देश को तरक्की की राह पर ले जाता है। अक्सर लोगों को लगता है कि खेती और उद्योग ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते। इंडस्ट्री खेतों के लिए पंप और खाद बनाती है, तो वहीं खेत इंडस्ट्री को कपास और गन्ने जैसा कच्चा माल देते हैं। एक के बिना दूसरे का विकास लगभग नामुमकिन है। चलिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उद्योगों की इस विशाल दुनिया को बेहतर तरीके से समझने के लिए कैसे बांटा जा सकता है। सबसे आसान तरीका है ये देखना कि उनका कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल आ कहाँ से रहा है। जो उद्योग खेतों से मिले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं वो हो गए कृषि आधारित, जैसे कपड़ा या चीनी उद्योग। और जो जमीन से निकले खनिजों यानी मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं वो हो गए खनिज आधारित, जैसे स्टील या सीमेंट उद्योग। उद्योगों को बांटने का एक और तरीका है ओनरशिप के आधार पर, यानी उनका मालिक कौन है। अगर सरकार मालिक है तो वो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री कहलाती है, और अगर कोई व्यक्ति या कंपनी मालिक है तो वो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है। सिंपल। और भी कई तरीके हैं। कुछ इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए बेस बनाती हैं, तो कुछ सीधे हमारे इस्तेमाल की चीजें। कुछ में बहुत कम पैसा लगता है तो कुछ बहुत भारी भरकम सामान बनाती हैं। ये सारे क्लासिफिकेशन हमें इंडस्ट्री की डाइवर्सिटी को समझने में मदद करते हैं। तो अब तक हमने जनरल कैटेगरीज की बात की। अब आइए एक बहुत ही खास उद्योग पर ध्यान देते हैं जो भारत की कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी वस्त्रोद्योग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कई मामलों में खास है। ये ना सिर्फ देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बड़ा हिस्सा देती है और लाखों लोगों को रोजगार देती है, बल्कि ये विदेशी मुद्रा भी कमाती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। कच्चे रेशे से लेकर तैयार कपड़ों तक सब कुछ यहीं बनता है। और ये स्लाइड तो शानदार तरीके से दिखाती है कि आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है। देखिए कैसे कच्चा रेशा कताई, बुनाई और रंगाई जैसे स्टेप से गुजरकर एक तैयार कपड़े में बदल जाता है। हर स्टेप पर उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। सोचिए, 1 रुपए का रेशा प्रोसेस होकर 10 रुपए का धागा बना और फिर वही धागा 100 रुपए की शर्ट बन गया। इसी को वैल्यू चेन या मूल्य श्रृंखला कहते हैं। भारत में कपड़ा बनाने का इतिहास बहुत बहुत पुराना है। हाथ से शुरू हुआ ये सफ़र पावरलूम से होते हुए 1854 में मुंबई की पहली मिल तक पहुंचा।
हालांकि औपनिवेशिक काल में इसे इंग्लैंड की मिलों से जबरदस्त कंपटीशन का सामना भी करना पड़ा। तो अब तक के इस पूरे विश्लेषण से हम एक बहुत जरूरी सबक सीखते हैं। असली दौलत सिर्फ कच्चा माल होने में नहीं है, बल्कि उससे बदलने की कला में है। ये बात पूरी कहानी का निचोड़ है। असली समृद्धि सिर्फ कच्चा माल बेचने में नहीं, बल्कि उसे प्रोसेस करके उसमें वैल्यू जोड़कर तैयार माल बनाने और बेचने में है। यही तो विकसित देशों का सीक्रेट है। और इसी के साथ हम वापस हरीश की कहानी पर आते हैं। कपास के एक छोटे से फूल से लेकर हरीश के नए कपड़ों तक का सफर असल में विनिर्माण की ही तो कहानी है, बस छोटे स्केल पर। यह बदलाव की ताकत का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। विनिर्माण की यही तो खूबी है, ये हमारे चारों ओर मौजूद साधारण चीजों को असाधारण और जरूरी बना देता है। एक पल रुककर अपने आसपास देखिए ना, मेज, फोन, कपड़े, ये सब कभी न कभी सिर्फ एक कच्चा माल थे। यही है विनिर्माण की असली शक्ति।